नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मिजोरम की, जिसका मतलब है पहाड़ों के लोगों की भूमि। हाँ। हमारे पास कुछ दिलचस्प जानकारी है इसके इतिहास, इसकी संस्कृति और आज ये कैसा है उस पर। हाँ, और कोशिश ये रहेगी कि इस राज्य की कहानी को समझें। ये कैसे मतलब इतने संघर्ष से निकलकर शांति तक पहुंचा। बिल्कुल। मी यानी लोग, जो यानी पहाड़ और रम यानी भूमि, है ना। एकदम नाम में ही पूरी कहानी है। तो चलिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं इसमें। सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। ये मिजो लोग कहाँ से आए थे? सुना है चीन से बर्मा होते हुए। हाँ, ऐसा माना जाता है कि 16वीं से 18वीं सदी के बीच वो चीन से बर्मा के रास्ते इन पहाड़ियों में आकर बसे। और इनका जो शुरुआती समाज था वो काफी हद तक कह सकते हैं कबीलाई था। कबीलाई मतलब हर गांव का अपना सिस्टम। हाँ, हर गांव का अपना मुखिया होता था, उन्हें लाल कहते थे। वही सामाजिक, राजनीतिक हर तरह के फैसले लेते थे। अच्छा, और अर्थव्यवस्था क्या करते थे वो लोग? मुख्य रूप से झूम खेती पर निर्भर थे, जिसे स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। हाँ, जंगल साफ करके खेती करना, फिर जमीन को छोड़ देना कुछ टाइम के लिए। बिल्कुल वही। ठीक है। फिर 19वीं सदी में ब्रिटिश आए और उनके साथ ईसाई मिशनरी भी। इसने तो काफी कुछ बदला होगा। यकीनन ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। मिशनरियों ने सिर्फ धर्म प्रचार नहीं किया, उन्होंने मिजो भाषा के लिए वो रोमन लिपि भी विकसित की। रोमन लिपि? अच्छा। हाँ, और शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया। इसी का नतीजा है कि आज आप देखें मिजोरम की साक्षरता दर 91% से भी ज्यादा है। अरे वाह, देश में सबसे ज्यादा में से एक। हाँ बिल्कुल, और इसी के साथ चर्च पर आधारित एक बहुत मजबूत सामाजिक ढांचा भी बना जो आज तक है। अंग्रेजों ने प्रशासनिक तौर पे क्या किया? इसे असम में मिला दिया था। हाँ, इसे लुशाई हिल्स जिला बनाकर असम प्रांत का हिस्सा बना दिया था। पर दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इनके कबीलाई मामलों में मतलब ज्यादा दखल नहीं दिया। एक तरह की स्वायत्तता बनी रही। फिर आया 1947, भारत आजाद हुआ। तब ये भारत में शामिल हुए, असम के एक जिले के तौर पर। शुरुआत में तो लोगों ने इसका स्वागत किया था, है ना? हाँ, शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन फिर 1959 में वो मौतम नाम का भयानक अकाल पड़ा। मौतम? ये क्या था? इसमें क्या हुआ कि बांस के पेड़ों में फूल आए, जो कई सालों में एक बार आते हैं। और इसके बाद चूहों की आबादी वो एकदम से बढ़ गई। चूहों की? हाँ, और उन्होंने सारी फसलें तबाह कर दी। भयंकर अकाल पड़ा। ओहो, और सरकारी मदद? वो बहुत कम थी और देर से पहुंची। इससे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया। और इसी गुस्से से शायद वो मिजो नेशनल फैमिन फ्रंट बना। बिल्कुल। पहले ये अकाल राहत के लिए बना था, मिजो नेशनल फैमिन फ्रंट, लेकिन बाद में लाल डेंगा के नेतृत्व ने ये मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF बन गया। और फिर मांग बदल गई, अब वो भारत से आजादी चाहते थे। हाँ, और ये सिर्फ मांग नहीं रही। 28 फरवरी 1966 को MNF ने आजादी का ऐलान कर दिया और हथियारबंद विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोह? जवाब में भारत सरकार ने भी कड़ी सैन्य कार्रवाई की। इसमें आइजोल शहर पर हवाई बमबारी भी शामिल थी। क्या हवाई बमबारी अपने ही शहर पर? हाँ, ये बहुत दुखद है, पर यह भारत के इतिहास में शायद अकेला उदाहरण है जब सरकार ने अपने ही क्षेत्र पर हवाई हमला किया हो। इसने जाहिर है संघर्ष को और बढ़ा दिया। ये तो बहुत भयानक दौर रहा होगा। करीब 2 दशक तक यह अशांति चली। हाँ, लगभग 20 साल। फिर आखिरकार 30 जून 1986 को वो ऐतिहासिक मिजो शांति समझौता हुआ भारत सरकार और MNF के बीच। मिजो शांति समझौता? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसके तहत MNF ने हथियार डाल दिए, सरकार ने मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया। और लाल डेंगा मुख्यमंत्री बने। जी, लाल डेंगा मुख्यमंत्री बने। और फिर 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारत का 23वां राज्य बन गया। और आज ये पूर्वोत्तर के सबसे शांत राज्यों में गिना जाता है। कमाल की यात्रा है ये। बिल्कुल, ये दिखाता है कि बातचीत और राजनीतिक इच्छा शक्ति से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। आज के मिजोरम की बात करें तो सुना है 90% से ज्यादा इलाका जंगल है, बहुत हरा भरा। हाँ, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ लुशाई, लाई, मारा, हमार ऐसी कई जनजातियां साथ रहती हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, करीब 87% आबादी ईसाई है और चर्च का सामाजिक जुड़ाव बहुत मजबूत है। और साक्षरता दर तो है ही कमाल की। हाँ। अर्थव्यवस्था का क्या हाल है? खेती मुख्य है अभी भी? हाँ, खेती मुख्य आधार है। चावल, केला, अनानास ये सब उगाते हैं।
लेकिन अब धीरे धीरे झूम खेती से हटकर वो स्थायी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा, सस्टेनेबल तरीके। हाँ ताकि पर्यावरण भी बचे और पैदावार भी बढ़े। हाँ इसके अलावा बांस के उत्पाद, क्योंकि बांस बहुत होता है वहाँ, हाँ सुना है। हथकरघा और अब पर्यटन, ये नए क्षेत्र हैं जो उभर रहे हैं। भविष्य की क्या योजनाएं हैं? कनेक्टिविटी तो एक मुद्दा रहता ही है पहाड़ों में। हाँ, कनेक्टिविटी सुधारना एक बड़ी प्राथमिकता है। बेहतर सड़कें, रेल लाइनें लाने की कोशिश, हवाई अड्डे का विकास, और ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी बहुत जरूरी है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी यानी दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ाव। हाँ, मिजोरम की लोकेशन ऐसी है कि ये म्यांमार और बांग्लादेश के साथ व्यापार का एक अहम गेटवे बन सकता है। इस पर काम चल रहा है। मतलब आर्थिक विकास और पड़ोसी देशों से नजदीकी, दोनों पर जोर है। बिल्कुल। और साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब इको टूरिज्म, जैविक खेती, बांस उद्योग, ये सब इस तरह से हो कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो कुल मिलाकर मिजोरम की कहानी यही दिखाती है कि कैसे मुश्किल हालात से निकलकर बातचीत से, शिक्षा से और सबसे जरूरी अपने समुदाय के मजबूत मूल्यों के दम पर शांति और तरक्की की राह बनाई जा सकती है। हाँ, और ये सोचना भी दिलचस्प है कि मिजोरम का जो शांति का मॉडल है, जो वहाँ की अपनी जरूरतों, अपनी संस्कृति और लगातार बातचीत पर आधारित था, क्या ये मॉडल इसी तरह की दूसरी जटिल समस्याओं को सुलझाने में भी कुछ रास्ता दिखा सकता है? बिल्कुल, सोचने वाली बात है। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।